कि मैं जब से होश संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ कि पिताजी साइंटिस्ट पे चलते थे। तो एमबीबीएस का मैंने 2 अटेम्प्ट दे चुका था, वहाँ पर मेरा हुआ नहीं। नीट में ड्रॉप आउट हो चुका था। फिर वो एक कॉन्फिडेंस था वो मेरा ज़मीन में चला गया। और सर मेरे फूफा जी हैं, बुआ जी है, फूफा जी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फ़ीस भी उन्होंने भरी थी फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की। आपको मैं यूट्यूब पे देखता था, आपसे बात की, आपसे बात हुई मेरी, आपने जो अच्छा से मेरे को गाइड किया सर। मेरा अंदर जो कॉन्फिडेंस नीट का था वो बाहर निकल गया एकदम। जो ज़मीन में था आज वो आसमान में था। और मेरे पिताजी जो मज़दूर हैं, मैं उनको जल्द से जल्द सक्सेस करके उनकी छाती को 56 इंच करना चाहता हूँ। अब मुझे बनना है तो बनना है। साइंटिस्ट से स्विफ्ट डिज़ायर में कैसे घुमाऊँ? जो मेरा ड्रीम था उसमें उसको आपने अपना ड्रीम समझ के और मुझे बहुत सपोर्ट किया। हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हिम्मत सिंह, अनप्रेप नर्सिंग एजुकेटर। आज मेरे साथ है अश्विन कुमार, 9 से टॉपर। और इनकी कहानी की क्या बात कहूं मैं आपको, क्योंकि इन्होंने इतने मंजर पार किए हैं, इतनी कठिनाइयों को पार किया है कि सब आप अगर सुनेंगे तो आपकी आंखों से जो है वो आंसू निकलने लगेंगे। इसकी कहानी ये है कि ये एक सीकर जिले से रहने वाले हैं। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है सीकर, वहां के रहने वाले हैं। और अगर इनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो इनके फादर मजदूर रहे हैं, फिर भी इन्होंने खूब मेहनत की है और इनको नीट के लिए जो है वो प्रिपरेशन के लिए इनको एजुकेशन दिलाया। वहां पे इनका हो नहीं पाया तो फिर इन्होंने बीएससी नर्सिंग ज्वाइन किया। वहां पे इन्होंने कंप्लीट की अपनी डिग्री को और अपनी सपनों को एक जान दी। तो अश्विनी कुमार ने क्या स्ट्रगल्स किए हैं और इस सफलता को अचीव करने में क्या स्ट्रेटजी रही है, उसके बारे में बात करते हैं। स्वागत है अश्विनी कुमार आपका। तो अश्विनी कुमार, आपका स्टार्टिंग से एमबीबीएस करने का गोल था, तो आप अचानक से ये नर्सिंग में शिफ्ट कैसे हो? सर मेरा शुरू से ही गोल था कि मैं एमबीबीएस करूँ। पर एमबीबीएस का मैंने 2 अटेम्प्ट दे चुका था, वहाँ पर मेरा हुआ नहीं। फिर मेरे पिताजी ने मुझे सजेस्ट किया कि ये बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स होता है, तो तू वो कर ले। मैंने उसकी प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम दिया और इसमें मेरा हो गया। फिर मैं जब यहाँ आ गया तो मेरे को भी लग रहा था कि एमबीबीएस में 2 साल तो मैंने ख़राब कर दिए। फिर 5 से 6 साल एमबीबीएस की डिग्री में लग जाएँगे, फिर पीजी करेंगे तो अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मेरे पिताजी जो मज़दूर हैं, मैं उनको जल्द से जल्द सक्सेस करके उनकी छाती को 56 इंच करना चाहता हूँ। तो सिर्फ़ यही सपना था, इसीलिए मुझे बीएससी नर्सिंग में आना पड़ा। तो अश्विनी कुमार, ये बताइए, आपके नॉर्थ से टॉपर रहने का मोटिवेशन क्या रहा हो? सर मैं क्या है कि मेरे पिताजी स्टार्टिंग से मैं जब से देख रहा हूँ कि मैं जब से होश संभाला हूँ, तब से देख रहा हूँ कि पिताजी साइकिल पे चलते थे। कुछ भी घर पे लेकर आते थे, जो भी मज़दूरी करके लेकर आते थे। हमारे 4 भाई-बहन थे, हम चारों हमारे ऊपर खर्च कर देते थे। साइकिल चलाते थे, पूरा दिन मेहनत करते थे। फिर कभी-कभी मैं भी उनको मार्केट में देखता था, धूप में, तो मुझे भी पीड़ा होती थी कि अब उनको कैसे इनसे यहाँ से बाहर निकालूँ। फिर जब वो घर आते थे थके हुए, तो मेरा उनसे देखा नहीं जाता था। फिर मैंने तो ठान लिया कि सर कुछ तो करके बनना है। जी। फिर मैंने अपना स्टार्टिंग कर दिया। अब मुझे बनना है तो बनना है और मेरा मोटिवेशन मेरे माता-पिता ही है। सबसे ज़्यादा मैं पापा को प्यार करता हूँ। हकीकत-सी बात है, मैं पापा को प्यार करता हूँ। तो मेरे को पापा को देखना था कि अब मैं उनको स्विफ्ट डिज़ायर साइंटिस्ट से स्विफ्ट डिज़ायर में कैसे घुमाऊँ? मुझे बस ये चाहना था। फिर मैंने अपना बीएससी नर्सिंग जॉइन कर ली। बहुत मेहनत की मैंने भी, मुझे भी लग रहा था कि नहीं होगा क्योंकि मैं 2 बार नीट में ड्रॉप आउट हो चुका था। फिर वो एक कॉन्फिडेंस था वो मेरा ज़मीन में चला गया। अब मुझे लग रहा था कि अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, पर आखिरकार आज आपके सामने। तो आपके परिवार की सिचुएशंस को देख के, अपने फादर को उस मुसीबत में देख के आपको ये प्रेरणा मिली कि मैं कुछ करके दिखाना है फादर जी को। सर। साइकिल से स्विफ्ट डिज़ायर का सपना जो है वो साकार करना है और आप ये 100% करके दिखाएँगे। तो अश्विनी, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि फादर जो एक पसीने से लथपथ, ठीक है, काम करते हुए, वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको देख के मतलब आपको क्या लगता था? सर मैं तो उनको जब रात को हारे थका हुआ देखा जाता मेरे से तो नहीं देखा जाता था। मैं छोड़ दिया मैंने पहले भी कि यहाँ नहीं रहूँगा मैं। मैं कुछ करके आऊँगा तभी घर आऊँगा। बहुत कम आता था मैं। वो पापा को जब देखता था तो मन तो बहुत अशांत रहता था कि इनको कैसे सक्सेस करूँ मैं।
फिर मैंने सर इनको ठान लिया मन में कि अब इनकी जो ये पसीना है, इनकी जो पीड़ा है, क्योंकि मेरे पिताजी को अस्थमा भी है और वो फिर ऊपर से साइकिल चलाते थे, तो बीच-बीच में भी उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। तो मैं ऐसे सोच लिया कि अब इनकी पीड़ा को मैं कैसे सक्सेस करूँ। तो बस सर यही मेरा मोटिवेशन था। तो अश्विनी, फाइनेंशियल प्रेशर ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया या डीमोटिवेट किया, या फिर किन रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने आपकी हेल्प की? नहीं सर, डिमोटिवेट तो किसी ने नहीं किया, कोई और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, वो मेरे को चाहे पैसे से नहीं सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मन से और अपने मौजूदगी से तो मेरे को प्रॉपर सपोर्ट किया है उन्होंने। बहुत और सर मेरे फूफा जी हैं, बुआ जी है, फूफा जी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फ़ीस भी उन्होंने भरी थी, फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की। फिर पिताजी भी थोड़ा बहुत पैसे इधर से इधर कर लेते थे, लेकिन फूफा जी ने कहा कि तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा मैं कर दूँगा, तो जब नौकरी लग जाए तब दे देना मेरे को। ध्यान से सुनना भैया, फूफा जी ने सपोर्ट किया है। फूफा जी हर जगह रायता ही फैलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको सपोर्ट करके अपनी सफलता में चार चांद लगवा दिए। तो समझे, हर बार रिलेटिव्स जो है वो खराब नहीं होते। फूफा जी भी जो है वो अच्छा काम करते हैं। रेस्पेक्ट किया करो अपने रिश्तों की। और सर फ्रेंड में तो मेरा एक फ्रेंड था सौरभ, है अभी भी है सौरभ। वो मेरे को जब से मैंने, क्योंकि हमने साथ में पढ़ा हुआ है, बीएससी हमने साथ में की है, तो वो नोट 7 में क्रैक कर दिया उसने नोट 7 को। तो फिर उसके बाद उसने मेरे को सपोर्ट किया, फाइनेंस भी किया था, और प्रॉपर गाइडलाइन मेरे को देता रहा कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं और कहाँ से पढ़ना है। तो सौरव के सक्सेस होने पे आप डीमोटिवेट हुए या मोटिवेट हुए कि वो आपसे पहले लग गए? नहीं सर, ये तो सम ज़ाहिर-सी बात है कि सर एक का नहीं हो और एक का हो, तो थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेट डिमोटिवेट नहीं हुआ, थोड़ी-सी ऐसा बोलते हैं कि जलन सी होती है, लेकिन वो जलन अच्छी है। अगर वो होगी तभी मेरा भी होगा। इसीलिए मैं वो जलन ऐसे रखा कि वो मेरा भाई तो है, लेकिन अब मेरे इसको सिलेक्शन हो गया तो मेरा भी मुझे भी करना है। बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि थ्री इडियट्स में जैसे कहा कि मैं फेल हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका दुःख उतना नहीं है, पर मलाल उस बात का है कि मेरे दोस्त का हो गया। सही बात है? सही सर, बिल्कुल। हाँ सर, और वो सौरभ है जो उसने प्रॉपर अपना याराना निभाया है मेरे साथ, और जो उसने सपोर्ट किया है, वो अपने एक सच्चे दोस्त की तरह किया है मुझे। तो अश्विनी, ये बताइए कि आपके सीनियर्स ने या आपके दोस्त ने, एनप्रेप एजुकेटर ने कैसे आपको एक राइट डायरेक्शन दिया? सर जब मेरा नोट सेट 7 में नहीं हुआ था, तो तब मेरे को सौरभ ने कहा कि आप एक बार अनप्रेप की ओर चलो, और वहाँ से एक मेंटर है, वह और आपका नाम लिया था उसने, तो मेरे को पता चल गया, आपको मैं यूट्यूब पे देखता था, तो फिर मैंने आपसे बात की, आपसे बात हुई मेरी, आपने जो अच्छा से मेरे को गाइड किया सर, मेरा अंदर जो कॉन्फिडेंस नीट का था वो बाहर निकल गया एकदम। जो ज़मीन में था आज वो आसमान में था। उसके बाद आपने जो मेरे को गाइड किया, उसके बाद जैसे प्रॉपर आपने मेरे को क्वेश्चन बैंक दिए, मेरे को बताया कि यूट्यूब पे ये क्लास है, ये टॉपिक्स होते हैं, इनको इस तरीके से पढ़ना है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जो आपने प्रॉपर तरीका बताया, इसी बदौलत मैं आज आपके सामने हूँ। तो फिर सर मैंने फिर आपकी गाइडेंस से एनप्रेप का गोल्ड बैच लिया। फिर उस गोल्ड बैच से उसमें जैसे क्वेश्चंस थे, उसमें क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, अच्छी-अच्छी इमेज थी। इतनी ऐसी-ऐसी इमेज थी जो मैंने कभी देखी भी नहीं। फिर आपने जो मेरे को शेड्यूल बताया, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया, उससे मैंने फ़ॉलो किया पूरी साल। मैं उस फ़ॉलो करते-करते सर आज मैं आपके सामने नोट्स रेड क्रैक करके बैठा हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब ये चीज़ जो है ना, वो सुन के अच्छा लगता है कि अपन किसी को गाइडेंस करें अगर, और वो उसको अगर फ़ॉलो करके आज जो है वो एक टॉपर बन के सामने बैठे हैं, तो एक बहुत अच्छा लगता है। एक खुशी की बात है कि हमारे मार्गदर्शन देने पर अगर कोई स्टूडेंट फ़ॉलो करे और उस चीज़ को अचीव करके दिखाए, और वही इंटरव्यू के लिए अगर सामने आके बैठे, तो ये मेरे लिए जो है वो बहुत जो है वो सुकून का पल। तो यहाँ पे मैं नर्सिंग एस्पिरेंट का ध्यान यहाँ पे लाना चाहूँगा कि सर अगर जो भी गाइडेंस दे रहा है, उस गाइडेंस को सही से फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एक मेंटर जो है, उसको पता है कि इस रास्ते में कितने खड्डे हैं, राइट? कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट करके आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुँचाता है, क्योंकि वो सफलता उसने अचीव की है। तो आप सभी लोगों की ज़िंदगी में एक मेंटर का होना,
एक सजेशन देने वाला, एक सही पाथवे डिसाइड करने वाला बंदा होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सकें। यस सर, आई एम एग्री कि एक जीवन में एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने मेरे को गाइड किया, तो आगे भी इन बच्चों को भी गाइड करो और सर मेरे को भी गाइड करो। तो अश्विनी, नॉर्सेट 7 का फेलियर और नॉर्सेट 8 की सक्सेस से आपने क्या सीखा, और इसमें टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहा, और इस चीज को आपने कैसे यूज किया? हाँ सर, मैंने नोटशेड 7 में ना तो टेस्ट दिए, ना कोई क्वेश्चंस किए। तो एक यही वजह थी जो मेरा नोटशेड 7 में नहीं हो पाया। मैं एनालिसिस भी नहीं करता था, मैं क्वेश्चंस को दोबारा भी रिपीट नहीं करता था, जिसके कारण मैं नोटशेड 7 में नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैंने नोटशेड 8 की प्रिपरेशन की, तो फिर मैंने अपने क्वेश्चंस को, आपकी जो मैजिक बुक थी, मैं वहाँ पढ़ता था। तो मुझे लगता था कि इसमें ये नहीं आ रहा है, ये इसको एनालाइज़ करना है, तो जो आपकी मैजिक बुक है, मैं उसमें इसको मेंशन करता था, उसको रिपीट करता था। बार-बार आपकी गाइडेंस से आपने जो गाइडेंस दी, मैं उसको प्रॉपर फ़ॉलो क किया। फिर उसके बाद मैंने इसको एनालिसिस किया। धीरे-धीरे मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट अच्छे होने लगे। पहले 50 भी होते थे, कभी 55, तो मैं नेगेटिव माइंड में चला जाता था। बैठे-बैठे किसी और ख़्याल में कि होगा कि नहीं होगा। फिर लेकिन ये है कि जब निरंतर आप किसी काम में लगे रहो, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। फिर 50 से 55 हुए, फिर 60 हुए, फिर 65 होने लगे, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग गया। फिर धीरे-धीरे आपकी जो टेस्ट सीरीज़ थी, बोर्ड बेस्ड था, थ्योरी थी, आपकी क्वेश्चन बैंक्स थे, मैंने उनको प्रॉपर फ़ॉलो किया, एकदम दिल से फ़ॉलो किया, और आज इनको फ़ॉलो करते आज मैं आपके सामने हूँ। तो नर्सिंग एस्पिरेंट्स को एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि सिर्फ क्वेश्चन लगाने से ही कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तो क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग लगा रहे हैं तो वो अपनी एरर को जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। जब तक आप मिस्टेक को एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक व्यर्थ है, टाइम भी खराब हो रहा है और सफलता भी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने जो किया कि सर एक एरर बुक बनाई, एक मैजिक बुक बनाई, कि सब जो भी मिस्टेक हो रही है, जो टॉपिक उनको नहीं आ रहे हैं, उस मैजिकल बुक में उन्होंने लिख दिया। जैसे ही एग्जाम से पहले उनको क्या करना है, रिपीट किया कि मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ये चीज मेरी वीक है, उसको इम्प्रूव किया, तो आप सफलता जो है वो जल्दी टारगेट करें। तो अश्विनी, नॉर्सेट मेन का जब रिजल्ट आया, तो आपके क्या एक्शंस थे, आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी इसके ऊपर? सर मेरा जब रिज़ल्ट आया था, तो मैं, पहली बात तो ये है कि पहले 5 बजे या 6 बजे रिज़ल्ट आता था। इस बार 9:30 बजे रिज़ल्ट आया। मैं तो नोटशेड 9 की तैयारी में लग गया था। मैंने कहा नहीं होगा तो न तैयारी तो क्यों छोड़े। फिर मैं तैयारी करने लगा, तो मेरे को पास सौरभ का कॉल आया कि रिज़ल्ट आ गया। उसने कहा कि तेरे रोल नंबर भेज। बोला रोल नंबर तो मैं तेरे को नहीं भेजूँगा, पहले तो तू मेरे को पीडीएफ भेज तेरी। फिर उसने जब मेरे को पीडीएफ भेजी, मैंने उसमें 10 बार मैं अपना रोल नंबर मिलाया उसके सामने, क्योंकि इसमें सामने रैंक 523 थी। मुझे विश्वास था नहीं कि ये मेरी हो सकती है। मैंने चेक किया प्रॉपर, मेरा हाथ जैसे वाइब्रेट कर रहे थे, फिर भी मैं चेक कर लिया। फिर मैंने सौरभ को कॉल किया, सौरभ ने फिर मेरे को बताया कि यही नंबर है और 523 है। फिर मैंने पूछा उसको कि इसमें हो जाएगा? बोला बिल्कुल होगा। मैं बोला देख ले, पहले ही बता दे, मैं जाऊँगा ऊपर, क्योंकि मेरी बुआ जी है, मैं उनके पास रहता था और वो सेकंड फ्लोर पे थे। तो मैंने कहा मैं उनके पास जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि मेरा हो गया, बाद में नहीं हो। फिर उसने कहा कि नहीं, पक्का है इसमें और हो जाएगा, अच्छी हॉस्पिटल मिल जाएगा। फिर मैं दौड़ कर ऊपर गया, और वो टाइम था, सो गए थे सब, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा इसमें खराब हो गया था देखने में। थोड़ा मेरे को भी विश्वास नहीं था कि हो गया मेरा। फिर मैं ऊपर भाग के गया, सब सो रहे थे, और जब उनको पता चला कि इसका सिलेक्शन हो गया, तो सभी अपने-अपने रूम से एक रूम में आ गए, और सब के सब मेरे को गले लगाने का बहुत बधाइयाँ देने लग गए। मेरे को वहाँ देख के मेरे आँसू निकल गए कि यार इतने भी बहुत तक होता है कुछ। फिर मैंने मेरे घरवालों को वीडियो कॉल किया। फिर घरवाले ने, मेरे भैया है बड़े, उनसे मैंने मज़ाक किया कि मैंने जो नोट शीट दी थी ना, उसमें नहीं हुआ मेरा। उसने कहा कि चलो कोई ना, नोट शीट और आगे पढ़ लेना। तो फिर मेरे पास घर पे मेरे जीजाजी थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी का ना हो, तो वो ऐसे नहीं बोलता कि मेरा नहीं हुआ। तो मेरे को मैंने कह दिया कि नहीं हो गया मेरा। फिर सब घरवाले, सब सो रहे थे, सब जाग गए, और सबसे खूब बात की, मम्मी तो मेरी रोने भी लग गई, क्योंकि मम्मी भी बहुत मेरे स्ट्रगल किया था। सुबह-सुबह बहुत खाना बनाती थी, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मम्मी ने बहुत सेवा की मेरी। तो आज इनकी सपोर्ट से मैं आज आपके सामने हूँ। तो ये सब स्ट्रगल आपने जो किया है, ये सब अपने पिताजी को देख के किया है,
ठीक है, तो आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था इस रिजल्ट पे? सर मैंने पहले कॉल किया था ना घर पर, तो सबने कॉल मेरे से बात कर ली। पापा ने मेरे से लास्ट में बात की। फिर मेरे पापा को कहा कि पापा हो गया मेरा। तो बोले हो गया? तो बोले कि तू आ कब रहा है? मैं बोला कि और कुछ नहीं बोलोगे? तो बोले कि तू घर पे तो आ। फिर पापा ने बोला कि मैंने कहा कि कल सुबह ही आ रहा हूँ मैं आपके पास। तो एस्पिरेंट्स, माँ जो है वो सुख दुख जो है वो बयां कर देती है, अपने बच्चे को बता देती है, पर पिता जो है वो अपनी चीजों को अंदर ही रखता है। और वही इनके साथ में हुआ कि उनके पिता के पास में शब्द नहीं थे कि मेरे बच्चे ने इतना जो है वो बड़ा अचीवमेंट किया है। और वो बोल भी नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है, कि घर आ जा, फिर देखते हैं। सर एक बात है मेरे मन में, आपको बोल दूँ? हाँ बिल्कुल, बोलना ही है। सर मैं जब भी घर जाता था ना, कहीं से भी जाता फिर घर आता, तो माता-पिता के मैं चरण स्पर्श करता। लेकिन मैं पहली बार मेरे पिताजी को गले लगाया था। बिल्कुल, इस चीज़ को मैं फ़ील कर सकता हूँ कि एक बहुत ही भावुक पल होता है ये, ठीक है? कि पिताजी का ये जो प्यार है, ठीक है? वो बोल के तो नहीं बता सकते। और ये आप ही लोगों ने भी फ़ील किया होगा और आगे करेंगे भी, कि पिताजी जो हैं वो भावुक हो जाते हैं, पर उनके पास में शब्द नहीं होते हैं बयाँ करने के लिए। तो अश्विनी, आपके स्टडी का क्या शेड्यूल रहा? आपने किस तरह से प्लान किया कि मेरे को ये कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट करना है? और उसके साथ में आपने अपनी हेल्थ को किस तरह से मैनेज किया? सर हेल्थ का तो बीमार पड़ने का तो टाइम ही नहीं था सर, क्योंकि मुझे मेरा गोल फिक्स था कि मुझे नोट शेड क्रैक करना है। और जो आपका गोल्ड बेच लिया था, तो उसको भी क्लियर करना था मेरे को, और जल्दी से जल्दी करना था क्योंकि नोट शेड पास में थी। तो मैंने सर ऐसे कोई रूल फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने ये करता था कि सुबह 7 बजे उठता था और रात को 1 डेढ़ बजे सोता था। 7 बजे से मुझे ये करना था कि एमएसएन का एक टॉपिक करना है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करता था उस रेस्पिरेटरी सिस्टम की, फिर उसके क्वेश्चंस करता था, और फिर उसके अगर हो उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन, क्लिनिकल क्वेश्चन, वो करता था। फिर जब और टाइम मिल जाता, तो फिर एक टेस्ट सीरीज़ थी आपकी, वो मैं करता था। उसमें 100 क्वेश्चंस थे, तो मैं जल्द से जितनी जल्दी हो सके उसको मैं कवर करने की कोशिश करता था। टाइम मैनेजमेंट का काम वो उसमें किया मैंने। फिर उसमें भी धीरे-धीरे मेरा इम्प्रूव हुआ। फिर मैं जब ये कर देता था, तो यही कोई 3 या 4 घंटे में हो जाता। फिर जब 12 बजे खाने का टाइम होता, नहाने का टाइम होता, तो अगर कभी-कभी तो सर टाइम नहाने का नहीं मिलता, तो कभी-कभी बुआ जी आ जाती है नीचे कि अरे खाना भी खाना है, सिर्फ़ यही थोड़ी ना करना है। मैं बोला कि आ रहा हूँ। कभी-कभी तो नहीं होता था नहाना, खाना तो खा लेते, लेकिन नहाना वगैरह नहीं होता था। फिर जैसे इसमें 1 डेढ़ घंटा बीत गया, तो फिर 1 बजे फिर से बैठ जाना, फिर 1 से लेके 3 बजे तक। मैंने ऐसे शेड्यूल बनाया था सर कि मेरे को आज मैं रात को जब सोता था ना सर, तो मैंने शेड्यूल बना के सोता था कि कल क्या करना है। तो मैं एक पेज लेता था, उस पे जैसे कल मेरे को वो रेस्पिरेटरी सिस्टम फंडामेंटल कंप्लीट करना है, ओबीजी का मेरे को एक्लेम्पसिया, प्रीक्लेम्पसिया कंप्लीट करना है। फिर मेरे 3 नंबर पे एक साइकियाट्री का एक टॉपिक क्लियर करना है। फिर यूट्यूब पे ये क्लास देखनी है, और आपका जो मॉर्निंग सेशन है यूट्यूब पर, वो 7 बजे वाला वो देखता था। मैं उसको डाउनलोड करके रात को लगा के रख देता था, सुबह उसको जब देखता टाइम मिलता। और फिर ये करते-करते जैसे 2-3 घंटे इसमें बीत जाते थे। फिर 3 बजे मैं एक स्नैप लेता था 1 घंटे का। फिर 4 बजे शाम का चाय वगैरह पी के फिर दोबारा बैठ जाता। फिर ये शेड्यूल अल किसी और सब्जेक्ट का 3 घंटे 5 से लेके 8 बजे तक ये फ़ॉलो करता था। 8 बजे फिर मैं मंदिर जाके आता था, वहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, तो वहाँ जाने से मेरा पूरे दिन का स्ट्रेस एकदम रिलीफ़ हो जाता था, बहुत शांति मिलती थी मेरे को। 1 घंटे में मैं 23 घंटे की एनर्जी भर के आ जाता वहाँ से। फिर 10 से लेके 1 डेढ़ बजे तक जो मैंने सुबह टेस्ट सीरीज़ दी थी, उसको एनालाइसिस करना, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देखना, वो किस टॉपिक से थे, उन टॉपिकों को फिर से पढ़ना, थ्योरी फिर से कंप्लीट करना। मैंने ऐसे नहीं किया कि जो क्वेश्चन गलत था सिर्फ़ उसको सही करके मैं आ गया, नहीं, मेरे को वो पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता था। क्योंकि मैं वैसे तो आज आपके सामने टॉपर हूँ, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं। जैसे सर बोलते हैं ना कि अगर एक ही जगह से रस्सी भी आना-जाना करने लग जाए, तो वो अपने पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है। बस वही है, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि विश्वास, विश्वास, विश्वास। अपने आप पर विश्वास, अपने कार्य पर विश्वास और अपने ईश्वर पर विश्वास। बस यही ध्येय था मेरा, और मैंने यही सिस्टम फ़ॉलो किया है। और जब रात को सोता था,
तो मैं लिख के सोता था अगला शेड्यूल कि मुझे कल क्या करना है और कल क्या-क्या चीज़ें मुझे फ़ॉलो करनी है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, मैं ना सोता ना खाता। मैं वो कंप्लीट करके ही सारा काम करता। तो अश्विनी, आप बीमार भी रहे, नॉर्सेट 7 जो है उसकी वजह से और क्लियर नहीं हो पाया। तो आपने खाने के लिए जैसे पढ़ाई का जैसे शेड्यूल किया, वैसे खाने का ही कुछ शेड्यूल था? इतना खाना है, बाहर से ऑर्डर कर लेना है या घर का ही खाना है? हाँ सर, मैं नोट सेट 7 से पहले जब ढाई महीने में बेड पे था, तो मेरे को वो ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई कि उसके बाद मेरा नोट सेट 7 में नहीं हुआ। बाहर का तो सर क्या है, बाहर का तो मैं खाता नहीं हूँ। घर में जो बनता है वो खा लेता हूँ। सुबह 3 रोटी, रात को 2 रोटी, और रात को कभी-कभी चावल खा लेता हूँ, तो क्योंकि रात को नींद बहुत आती है और जगना भी पड़ता है 1 से डेढ़ बजे तक, तो उसके लिए रात को हल्का खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह सर मैं करता नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाता था और पढ़ाई में इतना लग जाता था कि सर नींद पता चलता है कि नाश्ता भी करना होता है। तो नर्सिंग एस्पिरेंट इनका तो एक अलग ही जुनून था। इन्होंने खाने-पीने का, ऐसे राजस्थानी लोगों को जो है वो नाश्ता और ये समझ नहीं आता है। सीधा जो है वो डायरेक्ट मेन कोर्स पे अटैक करते हैं और वही इन्होंने किया। पर आप सभी लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि फूड जितना है उतना लाइट रखें, ठीक है? और अच्छा खाना खाएँ, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लें जिसकी वज़ह से नींद बहुत ज़्यादा आए। ऐसा फूड को अवॉइड करना चाहिए और फास्ट फूड्स वग़ैरह थोड़े अवॉइड करें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही रह पाएँगे, हेल्थ अगर मेंटेन रहेगी, तो आप अच्छा पढ़ पाएँगे, और नहीं तो फिर क्या होगा, सिर्फ़ आलस आएगा और आलस के चक्कर में आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो अश्विनी, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ और अपने नर्सिंग एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या ऐसे 3 सजेशंस होंगे, जो आप इनको बताना चाहेंगे? सर मैं नर्सिंग एक्सपीरियंस को बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना टाइम टेबल फिक्स करो। वो जीवन में ज़रूरी है, अनुशासन जीवन में ज़रूरी है। टाइम टेबल होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, वरना आप इधर-उधर भटकोगे। तो सबसे पहले तो सर टाइम टेबल फिक्स करो अपना। फिर अपना एक स्टडी प्लान बनाओ कि मुझे करना क्या-क्या है, मुझे कहाँ तक क्या करना है, इतनी बजे तक इतना क्या करना है। फिर अपने गोल सेट करो, क्या-क्या पढ़ना होगा मेरे को, कहाँ से पढ़ना होगा। फिर अपना जैसे थ्योरी कंप्लीट करो सबसे पहले तो। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जितना हो सके थ्योरी कंप्लीट करो। सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करो। फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज़ करो उसके। फिर जैसे-जैसे आपके सबसे पहले टॉपिक से कंप्लीट करो, फिर चैप्टर से कंप्लीट करो, फिर पूरी सब्जेक्ट का तो एमसीक्यूज़ करो। बिल्कुल। फिर आप टेस्ट सीरीज़ दो। 2 दिन से भी टेस्ट सीरीज़ दो, या शायद हफ्ते से, या किसी भी एक रविवार या किसी एक डेज़ को चूज़ कर लो। उस दिन मेरे को देना है तो देना है। बस ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आप फ़ॉलो करोगे, तो आप डेफ़िनेटली सक्सेस होगे। आज मैं भी ये चीज़ फ़ॉलो करके यहाँ बैठा हूँ, तो कल आप भी आओगे, तो आप भी ज़रूर सक्सेस होगे। यही मेरी सलाह है आपको। अगर मैं अश्विनी के इस बातों को अगर समराइज़ करूँ, तो एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि सबसे पहले टाइम टेबल का होना ज़रूरी है। आप अपने टाइम टेबल को जो है वो फ़िक्स करें। फिर आप अपनी स्टडी मटेरियल, जो भी मटेरियल आपके पास में है, नोट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं या फिर पीवाईक्यूज़ हैं, वो सभी आपको सॉल्व करने हैं। एंड नेक्स्ट आपको कंसिस्टेंसी के साथ में करना है, अनुशासन के साथ में करना है कि आज मेरे को ये 4 घंटे थ्योरी पढ़नी है, 2 घंटे एमसीक्यूज़ करने हैं, इतने मॉक टेस्ट देने हैं। तो वो आपको करना ही करना है। येन-केन प्रकारेण जो है, वो आपको ये करना ही है और इसी तरह से जो है, वो आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो अश्विनी, ये पूरी चीज़ें हमने जो है वो बात की यहाँ पे कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो सही नहीं था। आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपकी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया और अभी आप जो हैं वो गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन गए हैं और आपके खाते में जो है वो फर्स्ट सैलरी जिस दिन अपडेट होगी सर, 1 लाख रुपया खाते में अपडेट हो गया। तो खाता तो ऊपर आएगा ही आएगा, पर मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि उस 1 लाख का आप करेंगे क्या? क्या प्लान है आपके पास में कि मैं उस 1 लाख को कहाँ यूटिलाइज़ करने वाला हूँ? जैसे कि सर मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में अभी पोस्टेड हूँ, और मैंने सुना है कि 3 महीने बाद सैलरी आती है, और वो लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपए आती है। तो मैं सबसे पहले इसका मेरे पिताजी के लिए जो मैंने सपना देखा है कि से मेरे को स्विफ्ट डिज़ायर लेनी है, और पिताजी को मेरे पास में फ्रंट सीट पे बिठाना है। वो सपना सबसे पहले वो पूरा करूँगा। और फिर मेरी माँ माताजी भी है, उसने भी कहा बोला हुआ है किसी के कीर्तन या भजन करने का, तो वो भी मैं पूरा करूँ। और जो मेरे बड़े भैया हैं, उनको भी गाड़ी का, वो जब किसी मोहल्ले में हमारे गाड़ी को लेता है, तो वो बहुत दुखी होते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है। तो मैं ये सपना, मेरे भाई का भी सपना है और मेरा भी सपना है। तो हम दोनों का सपना एक ही है कि गाड़ी लें और पापा को आगे की सीट पे, फ्रंट सीट पे बिठाएँ।
तो ये भी है, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो नर्सिंग एस्पिरेंट अश्विनी कुमार ने तो अपने सपने जो है वो देखे हैं, वो पूरे करने की कगार पे हैं। ठीक है, जल्दी इनके 3 महीने की सैलरी आएगी और ये अपने पिताजी का, अपने भाई का, अपनी माँ का सपना जो है वो साकार करेंगे। और आपके भी कुछ सपने होंगे, आपने भी जो है वो कुछ चीजें सोच रखी होगी, घर वालों ने कुछ उम्मीदें रख रखी होगी और उन सभी उम्मीदों पे आपको भी खरा उतरना है। पर वो सभी चीजें एक ही चीज से डिसाइड होगी कि आप सफल होंगे, तभी ऐसा होगा। और सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, सफल होने के लिए आपको जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक मेंटर का होना ज़रूरी है, एक प्लानिंग का होना ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करेंगे, तभी ये अचीव कर पाएँगे। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि मेंटर के लिए कि ज़िंदगी में एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है और एनप्रेप आपको जो है वो एक मेंटर अवेलेबल करवाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये बिल्कुल मुफ्त की सेवा है। आप सभी लोगों को, जिन लोगों को भी मेंटर की ज़रूरत है, आप बिना किसी हेजिटेट के जो है वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं। आप तक हमारी टीम जो है वो अवेलेबल रहेगी। तो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, ये थे हमारे अश्विन कुमार जी, 9 से टॉपर, जिनसे अपन ने बात की और इन पूरी चीज़ों से अपने को एक चीज़ सीखने को मिला है, आपको भी सीखने को मिला होगा कि ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएँ हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उन सभी से उभरा जा सकता है, बाहर निकला जा सकता है। और नेक्स्ट चीज़, अगर आपने ठान लिया तो वो आप करके रहोगे, चाहे वो किसी की समस्या हो, चाहे वो घर वालों का स्ट्रगल हो, आपका स्ट्रगल हो, इन सभी से आपको क्या करना है, बाहर निकलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा और वैसा ही इन्होंने किया। अपने फादर के सपनों को भी पूरा किया, अपनी माँ के सपनों को, अपने भाई के सपने को जो है वो पूरा किया, अपने खुद के सपनों को पूरा किया, एक नई जान उगेल दी कि सर ये तो करना ही करना है। और करके भी जो है वो एक टॉपर से जो है वो शुरुआत की इन्होंने कि सर नॉर्थ साइड टॉपर जो है वो बन के दिखाए। तो आप भी सभी लोग अगर कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, सही सिलेबस को फॉलो करेंगे, एक मेंटर की गाइडलाइन में अगर आप प्रयास करेंगे और चीज़ों को जो है वो एक ही सतत प्रयास करते रहेंगे, तो ये भी पल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को आप भी जो है वो अपनी लाइफ में उतारें, अपनी शेड्यूल को सेट करें, तो आप भी एक दिन जो है वो टॉपर बनें। तो मैं अश्विन कुमार को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो अपने साथ में जुड़े और अपनी जो कहानी है वो आपके साथ में और मेरे साथ में साझा की। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी कहानी मेरे को इंस्पायर किया है, वैसे की वैसे आपको इंस्पायर करेगी और आपकी ज़िंदगी में भी जो है वो एक नया उजाला भर दे। मैं सर आपको और आप एंट्रे परिवार को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिसने मुझे अपना ड्रीम अचीव करने के लिए बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए आपको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जो मेरा ड्रीम था उसको आपने अपना ड्रीम समझ के और मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सर आपको। मेरे नर्सिंग स्टूडेंट्स और मेरे जूनियर्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी कोचिंग लो, एक अच्छा सिलेबस पढ़ो और डाटा एररलेस पढ़ना चाहिए। और मैं मेरे स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप एनप्रेप में आओ, वहाँ के मेंटर से बात करो, वहाँ के शेड्यूल्स देखो, वहाँ के इमेज क्वेश्चंस वगैरह देखो और उनके पढ़ाने का तरीका देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से जब मैंने इसे इस हालत में मैंने अपना 9 शेड क्रैक कर लिया है, तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। तो मैं फिर से आपका सर धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अश्विन कुमार जुड़ने के लिए।